नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रोसेस को थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के रूप में समझाया गया है यहाँ पर। ये हमारा ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स पार्ट है। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियोस में बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे इन्होंने बताया है। ये हमारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो व्हाइट पूरा हमारा शेल सा अंडा सा बना हुआ है, इसके अंदर हमें सक्सिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और जो कि फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है प्रोसेसेस के द्वारा। फिर यही फ्यूमरेट जो है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है। ये मैलेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आता है, ठीक, और ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एनर्जी निकलती है, यानी कि एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फिर ये जो है फॉस्फिनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, जो आगे चलकर 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है। अब यहाँ जो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बना, ये आगे ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और फ्रक्टोज 1,6-5-फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का। ठीक है, यानी कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, यानी कि आखिरी प्रोडक्ट है सुक्रोज, उसका एक तरीके से वो फॉर्म होता है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कोरी साइकिल। तो जैसा कि हमने ट्रिपल पी वाले में पढ़ा, वो ग्लाइकोलिसिस का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसी तरीके से यहाँ ग्लूकोज के सिंथेसिस या निर्माण के लिए जो एक प्रोसेस चलता है वो है कोरी साइकिल। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। द साइकिल इन्वॉल्विंग द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन लीवर फ्रॉम द स्केलेटल मसल लैक्टेट, ठीक है, एंड द रीयूज ऑफ ग्लूकोज thus synthesized by the muscle for energy purpose is known as कोरी साइकिल। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो लीवर में ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से कहना चाहिए स्केलेटल मसल्स को, स्केलेटन की जो हमारे क्या कहते हैं इसे हिंदी में, जो हमारी कंकाल तंत्र है, उसकी मसल्स को ऊर्जा देने के लिए और उसके साथ साथ जो ग्लूकोज का रीयूज करना है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है, ये दोनों काम इस कोरी साइकिल के अंतर्गत संपन्न होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये लीवर की एक स्ट्रक्चर दी हुई है, जिसमें क्या हो रहा है कि फैटी एसिड्स जो हैं वो एटीपी रिलीज करते हैं, और एटीपी रिलीज करने का मतलब वो अपने पार्ट्स में टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में। ठीक, अब क्या होता है, जो ये एटीपी यहाँ से रिलीज हुआ है, ये ग्लूकोज जो लीवर से बन रहा है, ये ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है। यानी कि गिव एंड टेक वाला मैटर है कि ग्लाइकोजन बन गया, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गया जब जरूरत हुई बॉडी को, और जब बॉडी को जरूरत नहीं है ग्लूकोज की एक्स्ट्रा, तो वो वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक, तो जो ग्लूकोज हमें मिलता है वो क्या होता है, यहाँ से निकलकर कहाँ पहुंचता है, जो मसल्स हैं हमारे उनमें। ठीक, ये पहुंच गया ग्लूकोज। यहाँ पर भी ग्लाइकोजन का प्रोसेस होता है, यानी कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, यानी एक के बाद एक। ठीक है, जब ग्लूकोज बनता है उस टाइम में ग्लाइकोजन नहीं बनता है, और जब ग्लाइकोजन बनता है उस टाइम में ग्लूकोज नहीं बनता है। या एक तरीके से ग्लूकोज ग्लाइकोजन को बनाता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज को बना देता है। अब ये ग्लूकोज जो है, इसमें से फिर एटीपी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी एनर्जी रिलीज हो जाती है, और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के फलस्वरूप ये ग्लूकोज लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में। यही लैक्टेट जो है वापस आता है इस लीवर में। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को संपन्न कर देता है। और संपन्न भी कैसे करता है,
ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में जो एनर्जी इधर से रिलीज हो रही है उसको यूज करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है हमारा ये चलता रहता है। फिर आता है ग्लूकोज एलानाइन साइकिल। तो जैसे कि हम ट्रिपल पी पढ़ लिया, कोरी साइकिल पढ़ लिया, अब ये तीसरी चीज आती है ग्लूकोज एलानाइन साइकिल। इसमें भी लीवर और मसल्स के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म्स को अलग अलग फॉर्म मतलब चेंज होते हैं। एक जगह का प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट हो रहा है वो दूसरी जगह काम आ रहा है। तो सेम जैसे ये ग्लाइकोजन बन गया, लैक्टेट बन गया, ऐसे ही इधर है पायरुवेट से लैक्टेट, लैक्टेट से पायरुवेट, सब ये चीजें कंटिन्यूसली एक के बाद एक चलती रहती हैं। ठीक है। अब इसमें जो एक चीज है वो ये है कि ब्लड और ग्लूकोज मतलब ब्लड ग्लूकोज जो है वो इसमें कंटिन्यूसली या तो ये कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और वो मतलब मसल्स और लीवर में आदान प्रदान जो होता है, मतलब मसल्स, ठीक है, ये हमारी मसल का पार्ट है और ये हमारा लीवर का पार्ट है। तो मसल से ब्लड ग्लूकोज में के थ्रू जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहुंचता है लीवर में, और लीवर में जब एक्सेस क्वांटिटी बन जाती है तो ये ब्लड ग्लूकोज की हेल्प से मसल्स में पहुंच जाता है और पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होता हुआ एलानाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और एलानाइन जो है लीवर में जो जब बनती है, ठीक है, तो इसमें से जो है अमोनियम पार्ट निकल जाता है और यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है इनके लिए यूरिया एक हार्मफुल प्रोडक्ट है जिसको कि यूरिनरी सिस्टम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है शुद्ध करने के बाद। ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या एचएमपी शंट या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, और या फिर इसको कहते हैं फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। ये 4 या 5 नाम जो हैं वो एक ही प्रोसेस के हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दिस इज एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। किस पर्पज से होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है। किस किस की का अल्टरनेटिव पाथवे है? ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के लिए। ठीक। यानी कि इन दोनों साइकिल के जो प्रोसेस हैं उनका एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक प्रोसेस है ये। ठीक। एनाबॉलिक इन नेचर, यानी कि एनाबॉलिक का मतलब एयर का यूज कर रहे हैं हम। Since it is concerned with the biosynthesis of NADPH and pentoses, तो ये एयर का यूज करते हुए होता है। ठीक है। और ये NADPH का जो बायोसिंथेसिस है उसको करता है, साथ ही साथ जो पेंटोजेस पेंटोज शुगर है हमारी बॉडी में मौजूद उसके बायोसिंथेसिस को करता है। यानी कि इन दो प्रोसेस के जो बायोसिंथेसिस जो है उन दोनों को कौन इनिशिएट करता है? ये एचएमपी शंट प्रोसेस, यूनिक मल्टी फंक्शनल पाथवे। ये एक यूनिक होता है, ये यूनिक प्रोसेस है, मतलब पूरी बॉडी में अकेला ऐसा प्रोसेस है जो कि मल्टी फंक्शनल होता है, मतलब एक ही प्रोसेस से कई सारे काम संपन्न हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो कहाँ होता है? साइटोसोल में। ठीक। और टिश्यूज जो होते हैं, मतलब कहाँ पर होते हैं ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? लीवर में। ठीक है। एडिपोज टिश्यूज में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, एरिथ्रोसाइट्स में, टेस्टीज में, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में, इतनी सारी इसकी साइट्स हैं, यानी इतने सारी जगहों पर ये प्रोसेस संपन्न होता है। ये इसका एक डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट पार्ट है।
जहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है, ये दो एंजाइम के बेसिस पर अलग अलग दो चीजें बनाता है, ठीक है। एपिमेरेज जो है, अगर एपिमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस मिलती है तो बन जाता है ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। वहीं अगर इसे केवल आइसोमेरेज की प्रेजेंस मिलती है तो ये बन जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट में, ठीक। अब क्या है, ये अगर राइबोज 5 फॉस्फेट को ट्रांसफिटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट में, और ये जो हमारा ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट है ये जो है कन्वर्ट होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड मिला ये हमें कन्वर्ट होता है एरिथ्रो फॉस्फेट में, जबकि जो सेडोहेप्टोलेज 7 फॉस्फेट है ये ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अभी यहाँ जो हमारा ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट था ये क्या होता है, ट्रांस कीटोलेज एंजाइम अगर इसे मिल जाता है तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, ये इतने लंबे प्रोसेस की में नहीं जाता है, ठीक है। और अगर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हो जाता है। यानी कि अगर इनको डायरेक्टली इस एंजाइम के साथ की प्रेजेंस रखी जाए तो डायरेक्टली ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि दोनों से ही हमको क्या मिलता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जबकि यहाँ पर एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एचएमपी जो हमारा पाथवे है इसका, तो पेंटोज और इट्स डेरिवेटिव्स आर यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं या बन पा रहे हैं वो केवल और केवल एचएमपी शंट जो हमारा प्रोसेस है इसके कारण हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेंटोज शुगर और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं ये इन दोनों के यानी कि न्यूक्लिक एसिड के और न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस में काम कर आते हैं, ठीक। NADPH इज रिक्वायर्ड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए NADPH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टेरॉइड्स, ठीक। यानी कि जो फैटी एसिड्स और स्टेरॉइड्स हैं मौजूद उनका रिडक्शन करता है, यानी कि उनको पार्ट्स में ब्रेक कर देता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स। और इसके साथ साथ जो अमीनो एसिड्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी बहुत काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस, ये रिएक्शन जो है इसके मतलब इस पूरे प्रोसेस में ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, यानी कि ऑक्सीजन को रिपेल करती, दूर भगाती है। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन और हाइड्रोक्सी जो हमारा क्या कहते हैं भला, जो हमारा हाइड्रोक्सिल पार्ट है उसको मतलब उस तरीके की रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के वजह से ही जो हमारी ड्रग्स से डिटॉक्सिफिकेशन हो पाता है बॉडी में, मतलब जो टॉक्सिन्स यानी विषैले या जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी में बन जाते हैं या पहुंच जाते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। किस रिएक्शन के कारण? हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के कारण। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, अब ये क्या चीज होती है? फैगोसाइट्स कौन सी सेल्स होती हैं जो स्वयं का भक्षण कर लेती हैं, उसमें काफी काम आता है ये एचएमपी शंट। तीसरा जो प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिएगा कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, यानी कि आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स या रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके ऊपर जो फाइनल आखिरी मेम्ब्रेन चढ़ी होती है उसको मेंटेन करे रखने का काम करता है एचएमपी शंट। यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो आरबीसी
कि जो लाइफ स्पैन है, ठीक है, आरबीसी का जो लाइफ है उसको बनाए रखने के लिए एचएमपी शंट प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जरूरी चीज है, जरूरी प्रोसेस हुआ करता है। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या है एचएमपी शंट की, यानी कि क्या क्लिनिकली अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, यानी कि अगर जो हमारी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, सॉरी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तब क्या क्या विकार या बीमारियां उत्पन्न हो पाती हैं। इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ट्रेट, अब जो सेक्स से लिंक्ड मतलब जो जेंडर रिलेटेड ट्रेट्स हैं या सिम्टम्स हैं या फीचर्स हैं जो इनहेरिटेंस में मिलते हैं पेरेंट्स से, उनमें प्रॉब्लम इशू आता है कोई। रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करे रखता है, यानी कि उसकी मात्रा को घटने नहीं देता है। इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ एनएडीपीएच, अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है यानी कि कमी हो जाती है हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की, तो जो एनएडीपीएच है उसका सिंथेसिस जो पेयर में होता है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। हीमोलाइसिस, डेवलपिंग हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक, अगर जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हीमोलिसिस या एनीमिया जो है बीमारी उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मलेरिया, रेजिस्टेंस जो है वो मलेरिया के रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, खास तौर से जो अफ्रीकन कंट्री में मलेरिया होता है उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है वर्ण के कॉर्शकॉफ सिंड्रोम, ये बीमारी हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये पाए जाते हैं। अल्टरेशन इन ट्रांसक्यूटोलेज एक्टिविटी, यानी कि जो ट्रांसक्यूटोलेज एक्टिविटीज हमारी बॉडी में आने वाली हैं या होती हैं उसमें डिफरेंस पैदा हो जाते हैं, मतलब चेंजेस आ जाते हैं, जैसे होने चाहिए उस तरीके से नहीं होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या है कि जो मेंटल डिसऑर्डर है वो होने लगता है, मेमोरी का लॉस हो जाता है, या यहाँ तक कि जो पार्शियल पैरालिसिस है यानी कि जो इसको लकवा जो रोग होता है उसका कुछ मतलब असर सा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम या इशू आता है, बीमारी आती है, वो पर्नीशियस एनीमिया है। ट्रांसक्यूटोलेज एक्टिविटीज जो है वो बढ़ जाती हैं उस कंडीशन में होता है। वेट, ठीक है।